देखिए स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। जैसे कि हमारा रेगुलर ग्रामर कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमें देखना है सेकंड टाइप ऑफ ग्रामर, जैसे कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब देखिए हमारे पास मेनली 4 टाइप के ग्रामर्स है। जब हम चॉम्स्की हायरार्ची देखेंगे तब हम देखेंगे कि ये चारों भी ग्रामर्स में क्या सिमिलरिटी है या फिर किस बेसिस पे ये डिस्टिंग्विश किए गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि जो प्रोडक्शन का फॉर्म है, अकॉर्डिंग टू कौन से बेसिस पे हमने ये 4 कैटेगरीज की ग्रामर की बनाई हुई है। तो बेटा प्रोडक्शन का कौन से टाइप का प्रोडक्शन है, इसको देख के हम समझ सकते हैं कि वो ग्रामर किस टाइप का है। जैसे कि हमारा रेगुलर ग्रामर हो चुका है, तो आपको मालूम होगा कि रेगुलर ग्रामर में 3 कंडीशंस थी। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोडक्शन होने चाहिए अल्फा टेंड्स टू बीटा, और उसमें भी 3 कंडीशन होनी चाहिए थी। एक मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ बीटा एंड अल्फा बिलोंग्स टू वी, यानी कि अल्फा लेफ्ट हैंड साइड, अगर इस टाइप का प्रोडक्शन है तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर वेरिएबल। ये हमारी रेगुलर की डेफिनेशन थी। और रेगुलर ग्रामर में क्या था, ये 2 कंडीशन के साथ एक तीसरी भी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन क्या थी कि बीटा हैज द फॉर्म W और WB और BW, यानी कि राइट हैंड साइड बीटा दिखे इधर, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कौन से फॉर्म में होना चाहिए, इन 3 में से ही एक फॉर्म में होना चाहिए। ये एक एडिशनल और कंडीशन थी, यानी कोई ग्रामर के प्रोडक्शंस अगर ये 1, 2, 3 ये 3 कंडीशंस फॉलो करता है तो वो रेगुलर ग्रामर हो जाता है। पर अगर ये कंडीशन को हम स्किप कर दे, सिर्फ और सिर्फ ये 2 कंडीशन ही फॉलो करता है अगर वो ग्रामर, तो वो ग्रामर क्या हो जाता है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हो जाता है। चलिए आइए मैं आपको एक टेक्निकल डेफिनेशन भी रीड करके बता देता हूं कि ये क्या होता है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। देखिए, अ ग्रामर इज सेड टू बी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा टेंड्स टू बीटा वेयर अल्फा एंड बीटा आर द आर्बिट्ररी स्ट्रिंग्स ऑफ ग्रामर सिंबल्स, इट मे बी टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स और बोथ। देखिए यहां तक तो उसने कुछ बोला ही नहीं है, कि उसने बोला है कि एक सैंपल प्रोडक्शन अगर हम ले लेते हैं अल्फा टेंड्स टू बीटा, जिसमें अल्फा और बीटा भी एक ग्रामर के सिंबल्स ही है, वो अल्फा बीटा क्या हो सकते हैं, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल या फिर बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। एंड करके ये जो कंडीशंस दी हुई है, मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ बीटा एंड अल्फा बिलोंग्स टू वी। इसका मतलब ऐसा हुआ कि सपोज मैंने एक ग्रामर लिखा ऐसा, S टेंड्स टू ASB ऑब्लिक AB, बस ये इतना सा ग्रामर लिखा मैंने, यानी कि ये 2 प्रोडक्शंस है। तो बेटा क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू बीटा, यानी कि देखिए ये पहला प्रोडक्शन जो है इसमें यहाँ ये S टेंड्स टू ASB, तो बेटा ये 1 है इसकी ये मॉड लेंथ, और इसकी कितनी है 3, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। या फिर दूसरा प्रोडक्शन की बात करेंगे हम, सेकंड प्रोडक्शन कौन सा है यहाँ पे, S टेंड्स टू AB, तो बेटा ये हुआ 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा कम लेटर्स होने चाहिए, राइट हैंड साइड में ज्यादा होने चाहिए, या फिर दोनों में इक्वल होने चाहिए। यानी सपोज मैंने बोल दिया भाई S टेंड्स टू स्मॉल a, तो बेटा ये 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, यस सेटिस्फाइड। इस टाइप की होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड की क्या होना चाहिए, काउंट लेंथ कम होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड की लेंथ से। और अल्फा बिलोंग्स टू वी, यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज क्या होनी चाहिए, जैसे मैंने एक ग्रामर लिखा S टेंड्स टू ABC, where capital A tends to small a, capital B tends to small b, कैपिटल C टेंस टू स्मॉल c। तो बेटा ये क्या हो गया हमारा एक ये हमारा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस ग्रामर इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। कैसे पता, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन उसका हर एक प्रोडक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। आई बात समझ में, तो इसको हम बोलेंगे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। यानी कि अगर सिंपल तरीका हमें समझना है तो रेगुलर ग्रामर में से अगर हमने ये तीसरी कंडीशन अगर हमने निकाल दी तो वो क्या हो जाता है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हो जाता है। आई बात समझ में। इस टाइप के रिस्ट्रिक्शन थे हमारे रेगुलर ग्रामर में। रेगुलर ग्रामर में 2 टाइप्स भी थे, लेफ्ट लीनियर, राइट लीनियर, कि अगर ये दोनों टाइप के रहता है प्रोडक्शन राइट हैंड साइड तो हम उसको बोलते थे राइट लीनियर, और अगर ये दोनों टाइप के रहते थे तो हम उसको बोलते थे लेफ्ट लीनियर। वो आप वीडियो जाके देख लीजिएगा प्रीवियस, आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना सा चेंज है कि ये थर्ड कंडीशन आप निकाल दोगे तो वो ग्रामर क्या बन जाएगा, कंटेक्स्ट फ्री की जगह पे रेगुलर की जगह पे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बन जाएगा। आई बात समझ में। हाँ, इसका यूज क्या है या फिर टेक्निकल, देखिए वो भी हम उसको आगे देखने वाले हैं, पर मैं आपको फिर भी अभी शॉर्ट में बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने अभी तक के देखा क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक के हमने ये जो सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, इसमें हमने अभी तक सीखा क्या क्या है। मैं समझता हूं आपने रेगुलर ग्रामर सीखा है, फिर ये रेगुलर ग्रामर पे से, अच्छा इसके 2 टाइप भी थे, एक लेफ्ट लीनियर और एक राइट लीनियर, ठीक है, लेफ्ट लीनियर ग्रामर और राइट लीनियर ग्रामर, ठीक है। और इस पे से हमने देखा था भाई इसकी क्या होती है, लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज का ही मैथमेटिकल फॉर्म होता है
रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये जो रेगुलर ग्रामर पे से रेगुलर लैंग्वेज बनती है, फिर इसका एक इम्प्लीमेंटेशन मॉडल था, वो था हमारा FA। यानी कोई लैंग्वेज, कोई ग्रामर अगर हमारा रेगुलर ग्रामर है तो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, रेगुलर लैंग्वेज होती है। और वो रेगुलर लैंग्वेज का जो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है या फिर रेगुलर ग्रामर का जो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है वो क्या है हमारा, यानी प्रैक्टिकली हमारा इम्प्लीमेंट क्या होता है मशीन में, कंप्यूटर में, वो होता है हमारा FA यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा। उसी प्रकार से अब हमें क्या सीखना है, ये हमारा पहले टाइप का ग्रामर था रेगुलर ग्रामर, अब हम सीख रहे हैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। बेटा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर पे से जो स्ट्रिंग्स बनेंगी, जो लैंग्वेज बनेंगी, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, उसी को क्या बोला जाएगा, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बोला जाएगा। अच्छा, इनका इंप्लीमेंटेशन मॉडल क्या, तो बेटा इसका इंप्लीमेंटेशन मॉडल है पुश डाउन ऑटोमेटा, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में हम PDA, ठीक है। देखिए अब हम ये एक एक चीज सीखने वाले हैं। मैं आपको एक ये शॉर्ट रिव्यू दे देता हूं कि ये क्या है, ठीक है। और एक बात कि किसी ने पूछा भाई प्रैक्टिकली व्हाट इज द डिफरेंस, भाई हमें समझना क्या है। देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन मैंने हटा दी तो वो हम सीख गए, इसका ओरिजिनल टेक्निकल मीनिंग क्या है ये हम अभी सीखने वाले हैं। और ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इतना इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है कि अगर आपको ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का कंसेप्ट समझ में आता है तो आगे चल के आपको एक सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एक कंपाइलर कंस्ट्रक्शन नाम से सब्जेक्ट आएगा, जिसमें हम कंपाइलर के 6 फेजेस की स्टडी करते हैं। तो कंपाइलर हमारा विदाउट कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता है। आपको कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बहुत ही ज्यादा अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, तो ही जाके आपको वो पूरा सब्जेक्ट समझेगा। अगर किसी को कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का कंसेप्ट नहीं पता तो वो कुछ भी कर ले वो स्टूडेंट, उसको कंपाइलर कंस्ट्रक्शन या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपाइलर उसको कभी समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं, वो सब्जेक्ट आपको भी आने वाला है आगे चल के, कोई ना कोई 6th या 7th सेम में, कोई बात नहीं। अभी आप इस पे फोकस कीजिए कि हमें सीखना है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। हाँ, मुझे बताना था कि प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है। प्रैक्टिकल डिफरेंस बेटा ये है कि हमारा जो ये रेगुलर ग्रामर है ये 0 मेमोरी लोकेशंस यूज करता है। ये क्या करता है, 0 मेमोरी लोकेशंस यूज करता है। और हमारा जो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है ये क्या करता है, 1 मेमोरी लोकेशन क्या करता है, यूज करता है। अब ये 1 मेमोरी लोकेशन जो यूज करता है वो किस प्रकार से यूज करता है, तो बेटा ये इन द फॉर्म ऑफ स्टैक करता है। कौन से फॉर्म में, यानी कि एक स्टैक। हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा रेगुलर ग्रामर का जो कंसेप्ट है या फिर जो FA है ये क्या करते हैं, 0 मेमोरी लोकेशन यूज करते हैं। बट हमारा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो क्या करता है, 1 मेमोरी लोकेशन क्या करता है, यूज करता है। अब एक मेमोरी लोकेशन यानी आप ऐसा मत समझिए कि भाई एक इंटीजर या फिर एक फ्लोटिंग वैल्यू, नहीं, ये क्या कर सकता है, ये क्या करता है, एक स्टैक यूज करता है पूरा का पूरा। क्या यूज करता है, ये एक पूरा का पूरा स्टैक क्या कर सकता है, ये यूज कर सकता है। एक स्टैक में क्या जितना भी हम डाटा स्टोर कर सकते हैं वो हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है ये तो मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। आइए इसको कंप्लीट कर देते हैं। द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज डिनोटेड बाय G = VTPS। देखिए हर एक ग्रामर को इसी प्रकार से डिनोट किया जाता है। चारों टाइप के ग्रामर, जैसे कि हमारा 3rd टाइप का ग्रामर अभी आने वाला है वो है कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। एक और ग्रामर आने वाला है 4थे नंबर का जिसको हम बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। तो ये तीसरा और चौथा तो हमें अभी सीखना बाकी है, पर हर एक ग्रामर की डेफिनेशन G = VTPS ही होता है। उसमें V होता है हमारा वेरिएबल्स, T होता है टर्मिनल्स, P होता है सेट ऑफ प्रोडक्शंस और S होता है हमारा स्टार्ट सिंबल। और ये P जो है, P हमारे प्रोडक्शंस के फॉर्म कैसा होना चाहिए वो डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ये P सेट ऑफ प्रोडक्शंस को देख के ही हम समझ सकते हैं कि वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है कि नहीं है, ठीक है। अब अगर किसी ने वैसे पूछ लिया, भाई मैंने ये लिखा था S टेंड्स टू A B C, कैपिटल C, ठीक है, A टेंड्स टू स्मॉल a, B टेंड्स टू स्मॉल b, दिस, तो बेटा ये क्लियरली क्या हुआ, ये एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हुआ, ये रेगुलर ग्रामर नहीं हुआ। क्यों रेगुलर ग्रामर नहीं हुआ मुझे बताइए। ये जो है ये तीनों भी क्या है हमारे, ये तीनों भी हमारे क्या है, वेरिएबल्स है, नॉन टर्मिनल्स है। पर हमारा जो रेगुलर ग्रामर है, रेगुलर ग्रामर का बोलना था कि आपको क्या चलता है, एक कैपिटल एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स, या फिर सिर्फ स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स होनी चाहिए, या फिर पहले टर्मिनल्स होने चाहिए उसके बाद एक, सिर्फ और सिर्फ एक क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनल। पर बेटा इधर तो 3 नॉन टर्मिनल एक साथ आ गए हैं, यानी कि ये क्या है, ये जो क्लियरली ये जो ग्रामर है हमारा, ये क्लियरली ग्रामर हमारा रेगुलर ग्रामर नहीं है, और ये क्या है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है। आई बात समझ में? आइए देखते हैं। ये VTPS आपको पता है, मैंने नोट करके लिखा है, CFG और CFL
हैज़ वन मेमोरी लोकेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। अब ये एक मेमोरी लोकेशन एक स्टैक कैसे यूज करता है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब देखिए कि एक स्टैक यूज करता है तो किस प्रकार से करता है, ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। सबसे पहले तो हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये आपको लिखना नहीं है, ये आप समझ चुके हो सब कुछ। ये हम एक एक करके देख लेंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और लैंग्वेज क्या होता है, ये एक साथ देखेंगे। उसके बाद हम ये इम्प्लीमेंटेशन मॉडल भी देखेंगे। इसमें से आपको कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ मेरी हर एक बात को आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए इधर जल्दी से। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जैसे हमने रेगुलर ग्रामर सीखा हुआ है कि भाई हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर ग्रामर कैसे करते हैं। भाई मैंने आपको एक लैंग्वेज दे दी, मैंने बोल दिया भाई उसका रेगुलर ग्रामर लिखो, आप लिख लेते हो, ठीक है। तो आप इतना भी समझ लीजिए कि अगर कोई लैंग्वेज हमारी क्या है, हमारी रेगुलर लैंग्वेज है, तो ये श्योर है, 101% श्योर है कि हम उसकी क्या बना सकते हैं, FA यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। पर अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते। कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि भाई हम बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलता हूं कि मैं आपको एक टास्क देता हूं, ये एक लैंग्वेज है L इक्वल्स टू A रेज़ टू पावर n B रेज़ टू पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक काम करता हूं मैं, सॉल्यूशन में मुझे लिखना क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज, यानी कि इसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना है। छोड़िए ग्रामर को, मैं बोलता हूं कि ये लैंग्वेज की आप मुझे क्या निकाल के बताइए, FA निकाल के बताइए। सबसे पहले तो ये लैंग्वेज हुई क्या, देखिए जब n की वैल्यू 0 हो जाएंगी तो A की पावर 0 B की पावर 0, यानी कि A भी लेना नहीं है B भी लेना नहीं है, तो वो हो जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग इप्सिलॉन। n की वैल्यू जब 1 रहेंगी तो ये हो जाएगा AB, जब ये रहेंगे 2 तो AA BB, और ये हो जाएगा 3A 3B, और ये 4A 4B एंड सो ऑन। इस टाइप की हमारी क्या है, ये पूरी की पूरी एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब मुझे बताइए, यानी कि ये ऐसा नहीं हुआ इक्वल नंबर ऑफ एस फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीस, यानी कि A रेज़ टू पावर 10 B रेज़ टू पावर 10, 10 A के बाद 10 B आ रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो गई, एक इस प्रकार की हमारी ये लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, मिनिमम n की वैल्यू क्या है, 0, यानी कि इप्सिलॉन भी एक्सेप्ट होना चाहिए, तो इसकी मुझे क्या बनानी पड़ेगी, FA बनानी पड़ेगी। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसकी मैं FA निकालता हूँ। Q0 मैंने बोला, Q0 से क्या आना चाहिए भाई, मैंने बोल दिया एक A, ठीक है, Q1 पे आ गए। फिर मैंने बोल दिया भाई ये एक से ज़्यादा A लेने हैं तो, ठीक है। उसके बाद मैंने बोल दिया भाई ये सपोज B लेना है किसी को, ठीक है, और उसके बाद एक से ज़्यादा B लेने हैं, ये मैंने क्या निकाली, FA निकाली, ठीक है। अब स्ट्रिंग A से शुरू होनी चाहिए तो इसका B हम डेट स्टेट पे डाल देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रकार से भी FA ड्रॉ करते हैं। पर मुझे बताइए, ये मैंने A के लिया, फिर मैंने यहाँ से लिए 2A, चलिए लिया मैंने यहाँ से A के लिया, यहाँ से 2A लिए, फिर मैंने यहाँ से एक B लिया, फिर मैंने यहाँ से 2B लिए, तो देखिए ये जो स्ट्रिंग है वो तो एक्सेप्ट हो गई। पर मुझे बताइए क्या FA का इतना ही मीनिंग है कि जो स्ट्रिंग लैंग्वेज में आती है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए? मुझे बताइए, ये डायग्राम पे से तो बेटा मैं तो ऐसा भी कर सकता हूँ, A और 4 बार B ले सकता हूँ, यानी A 3 बार, B 1 बार, B, यानी कि ये स्ट्रिंग भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है। पर बेटा ये स्ट्रिंग तो लैंग्वेज में नहीं आने वाली है, यानी कि आप कितना भी लॉजिक लगा लीजिए, कितने भी अलग अलग डायग्राम्स निकाल के देखिए आप, पर आप ये लैंग्वेज की FA निकाल ही नहीं सकते हो। मेरी बात समझ में तब आएंगी आपको जब आप ये बुक बंद करके या मेरा ये जो बताया हुआ है वीडियो को पॉज करके आप रफ में क्या कीजिए, एक ऐसी FA बनाइए जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एस फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीस क्या करने चाहिए, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि जितने A आ रहे हैं उतने ही B आएंगे तो ही वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, अदरवाइज वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं, आप कुछ कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बेटा FA हमारा कोई भी मेमोरी लोकेशन यूज नहीं करता है, पर यहाँ पे हमें एक मेमोरी लोकेशन की नीड पड़ने वाली है। कैसे पड़ने वाली है मुझे बताइए। मैंने बोल दिया A रेज़ टू पावर 10 B रेज़ टू पावर 10, यानी कि ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें 10 A आने वाले हैं फॉलोड बाय 10 B आने वाले हैं। तो बेटा ये स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में है कि नहीं है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी A है वो काउंट करने पड़ेंगे। भाई कितने A है? 10। फिर ये 10 को मुझे कहीं पे क्या करना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा।
यानी कि आप ऐसा समझिए कि मैंने वो 10 को क्या करके रखा कि कहीं एक इंटीजर मेमोरी लोकेशन में मैंने सपोज स्टोर करके रखा। देखिए इंटीजर मेमोरी लोकेशन यूज नहीं करता है CFG, वो यूज तो एक स्टैक करता है। कैसे करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर फिलहाल आप इतना समझिए कि मैंने ये 10 कहीं पे स्टोर करके रखा, ये स्टोर मुझे करके रखना पड़ेगा। उसके बाद मैं देखूंगा कितने बी है। वो 10 मेरे पास स्टोर किया हुआ है तो मैं चेक करूंगा भाई 10 बी हो गए, हाँ हो गए। अब 10 के बाद एक भी बी नहीं आना चाहिए, 10 से कम भी एक भी बी नहीं आना चाहिए, तो वो स्ट्रिंग हमारी क्या हुई, एक्सेप्ट हुई। तो ये 10 मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ा। यानी कि हमारा CFG क्या करता है बेटा, एक मेमोरी लोकेशन यूज करता है। इसीलिए ऐसा हो रहा है कि हम इसकी FA नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज फाइनाइट और ये रेगुलर लैंग्वेज है ही नहीं। वो जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज दी हुई है, मैंने आपको लैंग्वेज दी हुई है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो बेटा कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का हमारा रेगुलर ग्रामर लिखा नहीं जाएगा, ना ही हम उसकी FA बना सकते हैं। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, अगर आपको कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दी गई है तो आप उसका कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, उसका इंप्लीमेंटेशन मॉडल जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये रहेगा पुश डाउन ऑटोमेटा। अब वो पुश डाउन ऑटोमेटा कैसे रहेगा, देखिए वो तो हमें डिटेल में सीखना है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सीखना है, ठीक है। पर फिर भी मैं आपको एक काम करता हूं, मैं एक शॉर्ट रिव्यू बता देता हूं कि भाई ये जो एक मेमोरी लोकेशन है वो कभी इंटीजर के फॉर्म में यूज़ नहीं होती है। यानी आप ऐसा मत समझिए कि एक मेमोरी लोकेशन, वो एक स्टैक होता है। वो क्या होता है, एक स्टैक यूज़ करता है। यानी मैंने आपको बोल दिया भाई AAA BBB, ये स्ट्रिंग मुझे एक्सेप्ट करके बताइए। तो बेटा ये जो है हमारा ये एक स्टैक का यूज होगा। कैसे स्टैक का यूज होगा बेटा, देखिए इधर पहला A आया मैंने स्टैक पे डाल दिया, दूसरा A आया मैंने स्टैक पे डाल दिया, तीसरा A आया मैंने स्टैक पे पुश कर दिया। फिर जैसे ही B आया, ये एक लॉजिक लगाया मैंने, ठीक है। फिर जैसे ही B आया, ये पहला B आया, मैंने पहला A क्या कर दिया, ये B को देख के मैंने इसको पॉप कर दिया। फिर ये B को देख के ये पॉप कर दिया, ये B को देख के मैंने ये A पॉप कर दिया। यानी अब क्या हो गया, स्ट्रिंग खत्म हो गई और स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी। पूरी स्ट्रिंग प्रोसेस हो गई और स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी। यानी टॉप क्या आ गया, 0 पे आ गया, नल पे आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, इट मीन्स कि दैट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। और इस प्रकार से इंटरनली मेमोरी में क्या होता है, बाय यूजिंग स्टैक लॉजिक लगाया जाता है। यानी मैंने A के लिए पुश का लॉजिक लगाया, B के लिए पॉप का लगाया, ऐसा करते गए, A के लिए पुश करते जाओ, B के लिए पॉप करते जाओ, ऐसा करते करते स्ट्रिंग प्रोसेस हो गई पूरी और स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया। इट मीन्स कि क्या हो गया, वो स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। तो आई बात समझ में कि एक स्टैक का यूज हुआ तो जाके मुझे ये समझा कि ये स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट होने वाली है, अदरवाइज बिना स्टैक तो हम वो स्ट्रिंग को प्रोसेस कर ही नहीं सकते थे। इसी को बोलते हैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। देखिए ये छोटी छोटी बातों को समझिए, इसका और ज्यादा डिटेल्ड यूज मैं आपको बताने वाला हूं आगे चल के। फिलहाल जितना जरूरी है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उस एंगल से हम सीख रहे हैं। देखिए कंसेप्ट तो बहुत सारे हैं, किसी एक सब टॉपिक को सीखने के लिए मुझे कम से कम 16 की पॉइंट्स पता होने चाहिए, 16 16 अलग अलग कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो बेटा अब वो 16 में 16 इनकी एक ऑर्डर है पर्टिकुलर कि कौन से ऑर्डर में मुझे वो आपको एक्सप्लेन करना है, सो दैट आपको वो इजीली समझे। तो बेटा ये ऑर्डर तो मैं तय करता हूं, और वो ऑर्डर मैं इतनी बढ़िया से तय करता हूं कि आपको वो टॉपिक समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी, ठीक है। देखिए 16 अलग अलग चीजें अगर मुझे पता होनी चाहिए एक सब टॉपिक के बारे में, कोई टीचर आपको 4 चीजें या 6 चीजें बता दे तो आप खुश हो जाते हो, हाँ भाई ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बट बेटा उसको अच्छा पढ़ाना नहीं बोलते। ये सब्जेक्ट एक गेट का सब्जेक्ट है, ये इंटरनल चीजें समझेंगे, आपको इंटरनल मीनिंग समझेगा, तो ये सब्जेक्ट के आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते हो गेट के क्वेश्चन, ठीक है। कोई बात नहीं है, चलिए मैं इसको फिर से मिटा देता हूं, इसको हम बहुत डिटेल में आगे सीखने वाले हैं। फिलहाल मैं इसका ग्रामर आपको लिख के दे देता हूं, सो दैट हम पहले सीखते हैं हाउ टू राइट कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। चलिए देखिए इधर सबसे पहले तो मैंने एस एक स्टार्टिंग सिंबल लगा दिया। एस टेंस टू क्या लिख दूं मैं, ए रेस टू पावर एन बी रेस टू पावर एन, जितने ए आ रहे हैं उतने बी आने चाहिए, तो मैं एस टेंस टू ऐसा लिख देता हूं, ए एस बी। यानी कि इससे क्या हो जाएगा, देखिए इधर मैंने भाई ये एस की जगह पे मैंने क्या लिया, सपोज मुझे ये स्ट्रिंग बनानी है, मुझे कौन सी स्ट्रिंग बनानी है, 3A 3B। तो देखिए इधर क्या होने वाला है, मैंने पहले ले लिया ASB, फिर से मैंने ये एस की जगह पे ले लिया ASB, फिर से मैंने ये एस की जगह पे ये एस की जगह पे क्या ले लिया ASB। अब मुझे ये एस की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, ये एस की जगह पे मुझे इप्सिलॉन लेना पड़ेगा। अरे आ रही है क्या बात समझ में, आ जाएंगी। तो मैं अब लिख देता हूं यहाँ पे स्लैश इप्सिलॉन। क्यों ऐसा, देखिए इधर अब किसी को ये इप्सिलॉन बनाना है तो एस टेंस टू इप्सिलॉन ले लेगा, बन गया वो इप्सिलॉन। किसी को एस टेंस टू AB बनाना है तो बेटा वो इस प्रकार से बनेगा,
पहले हमें एस टेंस तो ये प्रोडक्शन लेना पड़ेगा ए एस बी, फिर ये लेना पड़ेगा एस की जगह पे एप्सिलॉन, तो बेटा ये बन जाएगा क्या ए बी। अगर ये बनाना है तो ये 2 बार ले लीजिए, 1 बार ले लीजिए, ये बनाना है तो ये 3 बार ले लीजिए, 1 बार ले लीजिए। ये इस प्रकार के सभी स्ट्रिंग्स हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आई बात समझ में? तो मैंने क्या, हाँ और एक बात मुझे बताइए, देखिए ये छोटा अल्फाबेट इधर भी आ रहा है और ये एस आ रहा है कैपिटल लेटर और ये छोटा आ रहा है, तो क्लियरली देखिए यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, हमारा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, ये हमारा रेगुलर ग्रामर नहीं है। अगर ये रेगुलर ग्रामर रहता था तो वहां पे एएस या फिर एसबी यही अलाउड रहता था, ये अलाउड रहता था, पर ये अलाउड नहीं रहता था, यानी कि वहां पे डब्ल्यू बी डब्ल्यू का फॉर्म या फिर डब्ल्यू का फॉर्म अलाउड था। पर ये जो फॉर्म हो गया बेटा, ये फॉर्म इस प्रकार से हो गया डब्ल्यू बी डब्ल्यू, देखिए ये फॉर्म हमारा काय में अलाउड है, ये सभी फॉर्म्स हमारे इन तीनों को छोड़ के अलाउड है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ये पहला प्रॉब्लम है। एक शॉर्ट ये भी समझाऊंगा, कंसेप्ट का आपको 50% भी समझा होगा, तो भी मैं समझता हूं कि आपको कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के आगे के क्वेश्चंस देखने के बाद कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का टॉपिक इजी लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, ये मैंने ग्रामर लिख लिया। ठीक है, तो अब मैं लिख देता हूं हियर CFG, क्या लिख देता हूं, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज G = VTPS। ठीक है, वेयर लिख लीजिएगा V, हमने कौन कौन से कैपिटल लेटर्स यूज किए हैं भाई यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ S। ठीक है, T टर्मिनल्स कौन कौन से यूज किए हुए हैं, A और B, एप्सिलॉन टर्मिनल होता है पर वो इनपुट सिंबल्स में लिखा नहीं जाता है बेटा। P यानी क्या होता है, सेट ऑफ प्रोडक्शंस रिटर्न अबोव। ठीक है, यानी वो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये सेट ऑफ प्रोडक्शन ही थे, और यहाँ पे S इक्वल्स टू क्या है, S वो हमारा स्टार्ट सिंबल है। आई बात समझ में? अब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, जैसे ये पहला क्वेश्चन था, ऐसे हमें बहुत सारे 15 क्वेश्चंस लेने हैं, 12 की 15 देखेंगे। तो ये जो लैंग्वेज है ये गिवन रहेंगी और हमें क्या लिखना है, ग्रामर लिखना है। और ये जो CFG रिक्वायर्ड CFG इज G = VTPS एंड दिस, ये कार्यक्रम आपको करना है, ये कार्यक्रम मैं आपको करके देने वाला नहीं हूँ। यानी कि अब हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा और मैं उसके आपको सेट ऑफ प्रोडक्शंस लिख के दे दूंगा। हाँ ठीक है, लैंग्वेज भी लिख के दे दूंगा, पर कोई नीड नहीं है, ये लैंग्वेज और ये आप क्या कर सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ, बाकी के क्वेश्चंस ले लेता हूं। आई होप कि आपको ये डायग्राम का डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। जल्दी से एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके ये जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लीजिए।